आज हम लोग जो एल्किल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने डिटेल में इसके पहले जो है SN1 SN2 रिएक्शन देखा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और जाहिर है कि इसके पहले उसमें जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो कि एस्पेक्ट हैं SN1 SN2 में, उसको भी हम लोगों ने विजुअलाइज किया। नेक्स्ट पिछले लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाई हुई। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एल्किल हैलाइड का ही इलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल, और एरिल हैलाइड के रिएक्शंस भी देखेंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, इन सबों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है पहले हम लोग देखते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन रिएक्शन जो है तुमको, जैसे कि CH3CH2X है तुमको, तो अगर इसमें इलिमिनेशन होगा, यहाँ से हेलोजन आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन का एक सिंपल एग्जांपल होगा। तो इसमें जो है तुमको ये जो सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि इसके जो कि एल्कोहलिक KOH कहते हैं, जैसे एक्वस अगर वाटर अगर ये सॉल्वेंट होगा तो ये सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन और जो कि तुमको एलिमिनेशन है होता है, ये कंप्टिव रिएक्शन होते हैं, जिसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कब कौन फेवर करता है। यहाँ पर जैसे सॉल्वेंट हम लोग एल्कोहल दे दिए तो ये तुमको एलिमिनेशन को फेवर करेगा, और अगर यही एक्वस अगर दे देते हैं, वाटर दे देंगे सॉल्वेंट में, तो ये तुमको जाहिर है कि ये K+OH- में बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। तो खैर यहाँ पर जहाँ तक है ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा, ये तुमको इसका कुछ इस ढंग से मैकेनिज्म इसको दे सकते हैं हम लोग। ये हेलोजन पहले लिबरेट हो जाएगा और CH, ये इस H को यहाँ पर, ये भी H एलिमिनेट होना, इसको दिखाइए। CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और X माइनस क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, और X माइनस यहाँ से लिबरेट हो गया, और ये जो X माइनस है ये तुमको लिबरेट हो गया। और ये जो H प्लस है तुमको, ये जो H है तुमको जिस साइड को दिखाया है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। तो इसका मतलब यही हुआ सिंपल। अगर एक स्टेप में इस रिएक्शन को लिखना चाहें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है और हेलोजन भी, तो इसको हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। तो एल्कोहलिक KOH, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। इसको क्या कहें हम लोग, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसको कहते हैं हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इसको कहेंगे। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से अगर ये सिमेट्रिकल हुआ, अब जैसे कि एक होता है तुमको अनसिमेट्रिकल, जैसे कि तुमको अगर दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो, जैसे इस तरह के सिचुएशन को मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये हेलोजन में यहाँ पे ClBr कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे CH2 है और CH3 है। तो अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर अगर एल्कोहलिक KOH दे दिया जाए, एल्कोहलिक KOH से अगर रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जब एल्कोहलिक, यहाँ पर दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर जहाँ तक है दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है, एक तो यहाँ पर तुमको प्लस आ जाएगा, तो इधर के तरफ यहाँ प्लस तो आएगा ही आएगा, लेकिन हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ है, एक तरफ इधर की तरफ है, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो ब्यूट2 बनेगा, और इधर से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो ब्यूट1। तो पहले दोनों प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं, ब्यूट1 और ब्यूट2। जहां तक ब्यूट2 होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ब्यूट2 ये द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल, कहते हैं सेटजेफ रूल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया तुमको ब्यूट2 और ये हो गया ब्यूट1। तो ब्यूट2 ये तुमको मेजर प्रोडक्ट होगा, इट इज मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ का रूल का कहना था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, द डबल बॉन्ड इसके अराउंड में जितना एल्कली ग्रुप ज्यादा हो, द मेजर प्रोडक्ट of dehydrohalogenation depends on stability of alkene and
द एल्कील ग्रुप अटैच टू दी डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन। तो जिस कार्बन में डबल बॉन्ड बना है उससे ज्यादा एल्किल ग्रुप अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड जिसको कहा जाता है, ये तुमको मेजर प्रोडक्ट होता है। इसको हम लोग सेट-जेफ रूल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग सेट-जेफ रूल के नाम से भी जानते हैं। सेट-जेफ रूल ये तुमको मेजर प्रोडक्ट होगा। सेट-जेफ रूल क्या हो गया तुमको कि जिधर के तरफ तुमको कि ज्यादा एल्कीन जो है तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर डबल बॉन्ड वगैरह अगर जैसे रेजोनेंस में कहीं आपने आने की संभावना है तो रेजोनेंस में आने की संभावना है तो आफ्टर ऑल उस उधर का वो जो प्रोडक्ट होगा तुमको ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुमको CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर हो गया तुमको CHX, यहां पर CH2 CH3 है, तो इसमें अगर एल्कोहलिक क्वेच देंगे तो ये तुमको जो डबल बॉन्ड आएगा एल्कोहलिक क्वेच डालने के बाद, तो ये डबल सिंगल डबल ये कंजुगेशन में जब आएगा तो डबल सिंगल डबल का जहां पे प्रोडक्ट बनेगा उसी को ये फेवर करेगा। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो यहां पर इसी से इधर से निकलेगा ये। तो इसी स्थिति में क्या होगा तुमको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और इधर की तरफ CH3। तो ये तुमको ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा तुम्हारा। ये तुमको कंजुगेशन में आ गया, तो ये तुमको कंजुगेशन में अगर डबल सिंगल डबल का जहाँ पर आ गया तुमको, तो रिजोनेंस के कारण ये रिजोनेंस स्टेबलाइज एल्कीन, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, यही मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें। इस स्थिति में जहाँ पर रिजोनेंस के स्टेबलाइजेशन पर भी निर्भर करता है। और दूसरा है तुमको मोर एल्कीन जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उस पर भी डिपेंड करता है इसका एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। जहां तक की बात रही एलिमिनेशन वर्सेस तुमको सब्स्टिट्यूशन की, तो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में हम लोग देखें, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो कब कौन किसको फेवर करेगा, तो जाहिर है कि जो सॉल्वेंट है उसके अलावा एल्कीन हैलाइड के जो नेचर है यह भी तुमको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है। जैसे कि 3 डिग्री एल्कील हैलाइड अगर हो और लार्जर बेस के प्रेजेंस में तुमको, और सॉल्वेंट जैसे कि एल्कोहल हो, एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसको कहते हैं हम लोग, जिसमें कि तुमको एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, तो यह तुमको क्या करेगा, यह तुमको एलिमिनेशन को फेवर करेगा, एलिमिनेशन को फेवर करेगा तुमको। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट अगर हो, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, तो एलिमिनेशन के फेवरेबल में आता है। एलिमिनेशन में तुमको फेवर करेगा 3 डिग्री एल्कील हैलाइड हो, एल्कील हैलाइड लार्जर बेस ये तुमको इसको सपोर्ट करता है, और तुमको एप्रोटिक सॉल्वेंट जो प्रोटॉन नहीं दे पाए, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये तुमको तीनों जो है फेवर करता है तुमको। जैसे अगर इसको हम लोग एक, जैसे कि ये 3 डिग्री एल्कील हैलाइड दे रहे हैं, 3 डिग्री टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, तो इसमें जबकि एल्कोहल दे दिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट एल्कोहल दे दिए, और लार्जर बेस दे दीजिए टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल दे दीजिए, लार्जर बेस, ये तीनों जो है फेवर करता है। तो इसमें इस स्थिति में तुमको मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा तुम्हारा, जो कि मेजर प्रोडक्ट जो आने वाला है, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही तुमको ये एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, CH3 और इधर की तरफ CH3, ये मेजर प्रोडक्ट होगा तुम्हारा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और जैसे कि तुमको सब्स्टिट्यूशन को फेवर कौन करेगा, देखो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा तुम्हारा
जबकि सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा तुमको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, कॉमा हो गया तुमको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा हो जाता है तुमको स्मॉलर बेस, और तुमको साथ साथ कह सकते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर वगैरह हो गया। जैसे कि अभी लिखे ही थे, जैसे एक छोटा बेस हो कोई भी, ये तुमको CH3CH2X हो गया, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। एल्कोहल आप दे रहे हैं, जो कि एल्कोहल दे रहे हैं, एक्वस दे रहे हैं। अगर एक्वस दे दीजिए ये प्रोटिक सॉल्वेंट KOH, तो इस स्थिति में ये CH3CH2OH हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर कर जाएगा तब। तो ये तुमको, और 2 डिग्री की जहां तक बात है, 1 डिग्री तो इधर की ओर जाएगा, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड according to concentration and solvent gives elimination और सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों दे सकता है, दोनों की तरफ जाने की इसकी संभावनाएं रहेगी। तो ये तुमको दोनों का जो है, दोनों कम्पिटिटिव रिएक्शन है और दोनों होने की संभावनाएं रहती है। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, इसका जो है एल्किल हैलाइड का मेटल के साथ रिएक्शन करने से क्या बनेगा। जैसे कि मेटल के साथ जब ये रिएक्शन करता है, तो मेटल के साथ जैसे कि मैग्नीशियम के मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद सोडियम के साथ जैसे रिएक्शन जो करता है, दैट इज कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिस पर कि तुमको एग्जाम में नोट्स वगैरह भी आ जाता है। तो देखोगे वुर्ज रिएक्शन और एक ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट बनते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल्स हैं एल्किल हैलाइड के, तुमको 2 दिए हुए हैं, तुमको 2 मेटल के साथ 2 रिएक्शन हैं तुमको, एक मैग्नीशियम और के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और सोडियम के साथ तुमको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कहेंगे। और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा मैग्नीशियम के साथ, एक नए तरह का रिएजेंट है जिसका नाम हो गया, ये तीसरा नंबर तुमको कह सकते हो रिएक्शन विद मेटल। जैसे सब्स्टिट्यूशन को तुमको अगर नंबरिंग कर रहा होगा, तो सब्स्टिट्यूशन को 1 नंबर किया होगा, तो एलिमिनेशन 2 नंबर, ये तीसरा नंबर कर सकते हो। देखो बहुत पहले का ही था नंबरिंग, इसलिए नंबर नहीं डाले हैं। तो रिएक्शन विद मेटल्स, एल्किल हैलाइड विथ Mg मैग्नीशियम in dry ether produces Grignard reagent, Grignard reagent। तो ये एल्किल हैलाइड हो गया, जैसे RX प्लस Mg कर दें, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा RMgX। और RMgX में देखो मैग्नीशियम का हेलोजन से जो बॉन्ड होता है, ये काफी मजबूत होता है। ये बॉन्ड तुमको क्या होता है, इसमें कुछ जो है RMgX का अगर ये देखें, बनावट देखें, तो RMgX है, तो ये तुमको क्या होगा, इसमें माइनस होता है, Mg में प्लस होगा, और यहां पर X हो गया। तो ये तो बॉन्ड काफी आयनिक रूप से ये स्ट्रांग होता है, यहां से ये टूट सकता है हमेशा। ये तुमको, तो जैसे कि यहां पर जैसे कुछ इसके रिएक्शन दिखाते हैं, RMgX प्लस H2O है, तो H2O में जैसे H प्लस होता है, तो ये कहां जाकर जुड़ेगा, ऑफ कोर्स R माइनस और H प्लस, तो जाहिर है कि ये RH बन जाएगा, एल्केन, दैट इज एल्केन बन जाएगा। और Mg के साथ जो X के साथ रहेगा, एक इसमें MgX2 जैसे होता है, तो MgOH इधर आ गया, तो ये एल्केन बना सकते हैं इससे हम लोग। RMgX जैसे है तुमको, इसी को जैसे कह सकते हैं RMgX प्लस R-OH है, तो यहां भी क्या होता है, ये H प्लस जो कि है RO माइनस, और ये क्या बनेगा H प्लस जब बनेगा, तो यहाँ H प्लस यहाँ पर टेक क्या बनेगा, ये फिर एल्केन RH बन जाएगा, और MgX एक तरफ और एक OR-, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी एल्केन बन गया। तो एल्केन बनाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। दूसरा था तुम्हारा B नंबर में, मेटल के साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे, तो ऊर्ज रिएक्शन, जैसा कि तुमको देखा होगा एल्केन के प्रोडक्शन में भी देखे होंगे क्लास 11 में, ऊर्ज रिएक्शन, इसका हेडिंग भी लिख सकते हो, ऊर्ज रिएक्शन।
द रिएक्शन ऑफ एल्कील हैलाइड, द रिएक्शन ऑफ एल्कील हैलाइड with Na in dry ether produces alkane, ये एल्केन प्रोड्यूस करेगा और ये भी नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन होगा, डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो Rx है, एल्कील हैलाइड हो गया, इसके 2 मोल लगेंगे, यहाँ पर भी Na के भी 2 मोल होंगे। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस सॉल्वेंट रहेगा तो R सिंगल बॉन्ड R ये एल्केन बन जाएगा और ये 2NaX हो गया, ये तुमको एल्केन हो गया। इसमें इवेन नंबर ऑफ कार्बन, इवेन नंबर ऑफ कार्बन। ये एल्किल हैलाइड में से CH3 अगर यूज करेंगे, CH3Cl तो यहाँ पर C2H6 बनेगा, C2H5Cl तो C4H10 बनेगा, तो ये तुमको हमेशा डबल हो जाएगा। तो ये तुमको ऊर्ज रिएक्शन है, ये भी तुमको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ओबे करता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये ओबे करेगा। इसमें तुमको ऑड नंबर के एल्केन नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन विद मेटल्स हो गए, एल्कील हैलाइड के रिएक्शंस हो गए। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मतलब कि जब बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ रहे, जैसे क्लोरोबेंजीन हुआ, ये तुमको क्लोरीन बेंजीन के साथ जब हेलोजन एटम जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है उसके साथ जुड़े हुए रहे, तो उसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे। और जाहिर है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरिल हैलाइड जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है वह बहुत आता है। बेंजीन के जो है तुमको जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के मुख्य रिएक्शंस होते हैं, तो जाहिर है कि जब बेंजीन का जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। लेकिन हाई टेम्परेचर प्रेशर पर यह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है। और फिर रिएक्शन ऑफ विथ मेटल्स की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम लोग एल्कील हैलाइड, एरिल हैलाइड का रिएक्शंस यूज करेंगे पहले। तो इसके पहले हम लोग रिजोनेंस में भी देख लेते हैं कि क्या इसके इफेक्ट होंगे। बेंजीन के साथ हेलोजन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है और जिसके कारण कि तुमको इलेक्ट्रॉन अपना जो है लोन पेयर के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है और ये +m इफेक्ट शो करेगा। तो रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड, ये टॉपिक तुम्हारा हो गया। एल्कील हैलाइड का केमिकल रिएक्शन तुम्हें समाप्त हो गया। और इसमें जैसे कि है एरिल हैलाइड में पहले इसका रेजोनेंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जजमेंट कर सकते हैं कि इसके रिएक्शंस के क्या नेचर होंगे। यहां पर मान लेते हैं ये क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है तो यहां पर लोन इवेयर होगा, कोई भी हेलोजन होगा। और यहां पे बेंजीन है तो डबल सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा। अब इसमें अगर इस रिएक्शन को प्रोसीड करें तो देखो ये क्या करता है, यहाँ जो डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस चार्ज देगा। तो इसके रिजोनेंस को समझ लीजिए, इससे इसके रिएक्शन के आगे के प्रोडक्ट के बारे में हम लोग काफ़ी प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर Cl में प्लस हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। ये तुमको यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये जो तुमको डबल बॉन्ड है ये क्या होगा, तुमको फिर ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर से ब्रेक करेगा और यहाँ पर से निगेटिव चार्ज आ जाएगा। डबल बॉन्ड Cl प्लस, तो ये तुमको माइनस और ये तुमको क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर Cl प्लस। और ये डबल बॉन्ड, ये तुमको यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया। तो ये तुमको यहाँ पर देख सकते हो, ये जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर हैं ये शो करते हैं कि ये तुमको SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं करना चाहेगा हेलोबेंजीन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिजोनेंस स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is not favored
बाय एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, इसके कारण में तुमको ड्यू टू पहला कह सकते हैं, ड्यू टू पहला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। यहां पर जैसा देख सकते हो कि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना कठिन होगा न्यूक्लियोफाइल को, इसलिए यह रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। दूसरा रीजन दे सकते हैं कि जो कि तुमको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन is more electronegative than sp3 hybridized carbon of एल्कीन। एल्किल हैलाइड का जो कहता है, एल्किल हैलाइड का जो कार्बन एटम होता है वो उसमें तुमको ज्यादा, जैसे कि बेंजीन में sp2 जो होता है तुमको ज्यादा होगा तो इसमें पोलैरिटी क्या होगा, कम डेवलप कर पाएगा, क्योंकि यहां पर जो ये जो बॉन्ड होता है C और X का जो बॉन्ड है, ये तुमको इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना अधिक होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो जाहिर है कि जिसमें ज्यादा पोलैरिटी डेवलप होगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती ही है इससे फिर भी, लेकिन तब है कि पोलैरिटी की संभावना जैसे कंपेरेबल हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पोलैरिटी की संभावना क्या जाती है, घटती है। तो पोलैरिटी की संभावना अगर घटेगी तो जाहिर है कि उसका जो पोलैरिटी कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए X माइनस पर, C प्लस पर, तो वहां न्यूक्लियोफाइल को क्या करना, वहां पर जो अटैक करके न्यूक्लियोफाइल जो कि X माइनस पर जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो वो इसको फेवर नहीं कर पाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो इस कारण से फेवर नहीं करेगा। तीसरा, अगर SN1 मैकेनिज्म में जाता है तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन हैज लेस स्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी बहुत ही क्या होता है, कम होता है, इनफैक्ट मिथाइल कार्बोकेटाइन से भी कम होता है, तो SN1 को तो ये बिल्कुल उसके लिए फेवरेबल ही नहीं है। चौथा कह सकते हैं पॉसिबल रिपल्सन ऑफ न्यूक्लियोफाइल with electron of बेंजीन रिंग। बेंजीन में जो कि रिंग में इलेक्ट्रॉन जो कि घूमते रहता है उसके कारण पॉसिबल ये रिपल्सन हो सकता है। जैसे रिंग में इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या क्या होगा, तुमको यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाना, SN2 जाहिर है कि इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा किसी को भी। दूसरा कारण हुआ कि जिससे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है बेंजीन में, तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये जो पोलैरिटी होता है इस बॉन्ड का घट जाता है, जिसके कारण इस पर कम नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक नहीं करना चाहेगा। तीसरा रीजन दे सकते हैं कि तुमको जो कि यहां पर जो है तुमको इसका जो है फिनाइल कार्बन यहां पर अगर टूट जाता है, यहां प्लस चार्ज बनता है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, जो SN1 में जो होता है तुम्हारा, और इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, तो जाहिर है कि ये तुमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना नहीं चाहेगा। SN1 को जो है न्यूक्लियोफाइल को ये रिपेल कर देगा और इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये दिक्कत आएगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जहां तक के ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम देखोगे, अब आगे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, उसमें देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जब चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन देख सकते हो तुमको नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, ऑर्थो पारा ऑर्थो पे जा रहा है, तो जाहिर है कि इसलिए ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसकी चर्चा हम लोग जब करेंगे अब अगले टॉपिक में, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अब नहीं बनाएंगे। तो अभी पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम लोग चर्चा करें, उसको कंप्लीट करने के बाद उसकी चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस कारण से प्रॉब्लम है, चार उसके रीजन बताए गए, जो कि एल्किल हैलाइड इसकी तुलना में आसानी से कर देता है और एरिल हैलाइड को करने में दिक्कत होगी। तो एरिल हैलाइड जो है तुमको, लेकिन अगर हाई प्रेशर टेम्परेचर इन सबों के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन संभव है। तो जैसे इसके लिए टेम्परेचर, जैसे कि हम लोग एल्किल हैलाइड को तो आराम से रिएक्शन कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, लेकिन एरिल हैलाइड में इसी रिएक्शन को कराने में हाई टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता होगी। जैसे कि हम लोग क्लोरोबेंजीन से अगर बनाना चाहें, अगर हम लोग फिनॉल बनाना चाहें, बेंजीन में OH ग्रुप आ जाए, तो उसके लिए हम लोग को 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई प्रेशर टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, जबकि एल्किल हैलाइड में ये बिना किसी टेम्परेचर प्रेशर के क्या हो जाता है, ये संभव हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में क्या हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुमको
बेंजीन में जबकि एल्किल ग्रुप रहेगा, बेंजीन में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर बेंजीन में यहां पर Cl है तो ये जो तुमको है इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो इसमें 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई टेम्परेचर प्रेशर में, और NaOH के प्रेजेंस में NaOH अगर डाल दें NaOH एक्वस, तो ये तुमको क्या करेगा, बेंजीन में से इस हाई टेम्परेचर प्रेशर पर जाकर के ये OH बना सकता है, ये फिनॉल बना सकता है। बेंजीन में OH को हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो ये तो हाई टेम्परेचर, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे कि तुमको बेंजीन में जैसे कि NO2 जैसा कोई ग्रुप हो, जो कि यहां पर जैसे Cl है, और NO2 जैसे होता है तुमको, NO2 तुमको क्या करता है, NO2 ग्रुप अगर हो ऑर्थो या पारा पे, NO2 ग्रुप अगर हो ऑर्थो या पारा पोजीशन पर, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विथड्रॉ कर सकता है, इस तरह का ग्रुप अपने रेजोनेंस इफेक्ट कारण। तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन में माइनस चार्ज को कम करता है, इधर रेजोनेंस करेगा, जिस कारण से क्या होगा, इसका जो है तुमको रिएक्टिविटी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को ये बढ़ा देता है। NO2 ग्रुप इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। ये NO2 ग्रुप जैसे हो गया तुमको, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज दी करेगा। तो ये अगर NO2 के प्रेजेंस में कराएंगे जैसे इसको रिएक्शन को, तो ये तुमको जो है टेम्परेचर इसका जो है तुमको 473 या 473 केल्विन आ जाएगा, और बिना प्रेशर के भी ये रिएक्शन तुम्हारा हो जाएगा इसके प्रेजेंस में। एक्वस NaOH डाल दीजिए, तो ये आपको फिनॉल बन जाएगा यहाँ से हटके, और यहाँ पर तो NO2 रहेगा, ये ऑर्थो या पारा एक कहीं पर भी रखिएगा तो एक तो ऐसा हो जाएगा, ये OH आ जाएगा ऑर्थो या पारा पे। बट मेटा पोजीशन पे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर जैसे कि यहाँ पर जो हम लोग कर देखते हैं तो ये कहाँ पे जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे जाता है, ये तुमको पारा पर जाएगा, लेकिन ये मेटा पर से यहाँ पर नहीं जा पाएगा, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, मेटा पर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ऑर्थो या पारा पर क्या होगा, अब अगर मान लेते हैं कोई ये भी दे सकता है कि अगर दो जगह हम लोग नाइट्रो कर दें, नाइट्रो ग्रुप, तो और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तीन जगह कर दें नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पारा दोनों पे, तो और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तुमको घट सकता है। तो इसको मैं इसी में कर लेता हूं, तुम अपना अलग से बना लोगे। NO2 जैसे यहां पर दे दिए, ऑर्थो पर भी दे दिए, तो ये टेम्परेचर और तुमको डिक्रीज होकर 368 केल्विन आ जाता है। ये 368 केल्विन पर ये क्या हो जाएगा तुमको, यहां पर ये तुमको ऑर्थो दो जगह पर NO2 डाल दिए, ऑर्थो और पारा पे दोनों जगह पे है, तो तुमको 368 केल्विन आ गया। अब अगर इसी को और अगर चेंज कर, एक और अगर नाइट्रो बढ़ा दें इसी में, NO2 ऑर्थो पारा, दोनों ऑर्थो और एक पारा पर दे दें, तो जाहिर है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि और टेम्परेचर घट जाएगा, तो इसे सिर्फ वार्म कर देने से इसे काम हो जाएगा। इसे वार्म कर दीजिए एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, तो ये तुमको आज रिएक्शन क्या हो जाएगा पॉसिबल। तो ये तुमको क्या हो गया कि जैसे देखा होगा तुमको, अगर सिंपली अगर तुमको क्लोरोबेंजीन से हमको बनाना है तो 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तुमको। एक्वस Na से तो फिनॉल मतलब Cl को OH के द्वारा रिप्लेस करके फिनॉल आप बना सकते हैं। लेकिन NO2 अगर ऑर्थो या पारा पोजीशन प्रेजेंट होता है तो ये तुमको टेम्परेचर इसका घटते चला जाएगा। जैसे पारा पोजीशन पे एक था तो तुमको जो है पारा पोजीशन में डालने से क्या होगा, टेम्परेचर जो तुमको 423 केल्विन पे हो गया। दूसरा हो सकता है कि अगर तुमको दो जगह ऑर्थो और पारा पर डाले 368 केल्विन पे टेम्परेचर पर हो गया। अगर तीनों जगह ऑर्थो और पारा तीनों जगह फिलअप कर दिए तो सिर्फ गर्म करने पर क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो ये हुआ तुमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कुछ बातें हैं। जाहिर है कि बेंजीन जो है तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, और बेंजीन का एक प्रमुख रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और क्लोरीन के प्रेजेंस में यह तुमको क्लोरीन जो है अपने क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को कुछ अपने तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यह इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को यह डोनेट करता है मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण।
जैसा कि अभी रिजोनेंस इफेक्ट में दिखा रहे थे। तो ये दोनों का मिला जुला इफेक्ट के बावजूद ये तुमको कुछ डीएक्टिवेट ही करता है तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को, लेकिन यह ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यहाँ दो इफेक्ट का मैंने चर्चा किया जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक इंडक्टिव इफेक्ट और एक तुमको मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? तो ये जो तुमको एरिल हैलाइड है जो कि बेंजीन में अगर Cl है तो ये तुमको Cl का जैसे कि अभी रेजोनेंस इफेक्ट देखे थे हम लोग, तो वो ऑर्थो पारा पेड़ क्या डालता है, माइनस चार्ज जाता है, जैसा कि पीछे देख भी सकते हो, पीछे जो बनाया होगा। तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, लेकिन ये क्लोरीन C जैसे यहाँ पर C और Cl बॉन्ड है तो ये तुमको इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ये। तो इसका जो है तुमको जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्लोरीन घटा देता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इसको कम करता है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट कारण ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यही इसका कंक्लूसिव रिमार्क है जो कि तुमको 10.9 क्वेश्चंस भी यही है। एग्जांपल तुम्हारा जो है द हेलोजन प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग attract electron due to electron withdrawing inductive effect, electron withdrawing inductive effect, withdrawing inductive effect, but it direct the electrophile to ortho and para position, टू ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। ऑर्थो और पारा पोजिशन पे ये इसको क्या करता है, डायरेक्ट करता है। इसलिए ये जो तुमको होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ऑर्थो पारा पोजिशन पर ये क्या होंगे, ये जाते हैं। तो ये जो तुमको होंगे ये तुमको ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, और ये तुमको साथ साथ क्या होगा, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप के साथ साथ तुमको ये इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये डिक्रीज भी करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक जहां पर माइनस चार्ज हो के रेजोनेंस इफेक्ट में ऑर्थोपारा आप देखे थे, इसी कारण से ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप था और ये एक्टिवेट कर देता है। जैसे कि आप कुछ रिएक्शंस इसका देख लेते हैं हम लोग। हेलोजिनेशन कह सकते हैं इसको, ये सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन। तो इसका जो हेलोजिनेशन होता है क्लोरोबेंजीन का, तो हेलोजिनेशन अगर रिएक्शन कराएंगे तो पहले से अगर तुमको बेंजीन में कोई हेलोजन है या क्लोरीन है या तुमको कोई भी हेलोजन पहले से प्रेजेंट है X, और यहाँ पे X2 डाल दीजिए आप Fe के प्रेजेंस में या X3 के प्रेजेंस, Fe के प्रेजेंस में, तो ये जो तुमको होगा यहाँ पर एक Fx प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जो कि ऑर्थो और पारा पोजिशन से इसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहाँ पर तो तुमको जैसे X है तो ये ऑर्थो पर से यहाँ से X आ जाएगा प्लस ये तुमको पारा आइसोमर दोनों बन जाएगा, ये तुमको पारा पर भी बन जाएगा, ऑर्थो और पारा दोनों आइसोमर का मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा आपको। इसको कहते हैं हम लोग हेलोजिनेशन। ये तुमको Fe के प्रेजेंस में ये हेलोजन को क्या कर सकता है, X प्लस इलेक्ट्रोफाइल X प्लस बनाने में काम आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया हेलोजिनेशन। दूसरा है तुमको नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में तुम्हारा होगा, नाइट्रेशन में ये तुमको करेगा, तुमको किसके प्रेजेंस में, HNO3 के साथ कर दीजिए। जैसे कि क्लोरोबेंजीन है अगर आपका, इसमें HNO3 डाल दीजिए तो ये NO2 बन जाएगा, NO2 बन जाएगा इसमें, ये NO2
इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जो कि कहाँ से अटैच हो जाएगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन से ये अटैच हो जाएगा, ऑर्थो से और साथ साथ ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और साथ ही साथ पारा नाइट्रोफिनॉल ये बनेगा, ये तुमको दोनों आइसोमर बन जाएंगे। अगर तुमको इसमें बेंजीन, अगर क्लोरोबेंजीन में अगर हम लोग हेलोजिनेशन के बाद जैसे तुमको है अब सल्फोनेशन करें, सल्फोनेशन का मतलब हो गया कि तुमको अगर H2SO4 डालेंगे तो हाइड्रोजन को SO3H सल्फोनिक एसिड बनाएगा वहाँ पर, और क्लोरीन तो जो रहेगा तो वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, और तो ऑर्थो या पारा पर वो चला जाएगा जैसा कि अभी बताए। तो ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तुमको, जो कि बेंजीन के रिएक्शन है, और उसमें जो है क्लोरीन जो हेलोजन है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो तीसरा नंबर हो गया सल्फोनेशन है तुम्हारा, सी नंबर में देखो। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में क्या होगा, बेंजीन में अगर आपका Cl है और H2SO4 डाल दीजिए आप, तो इसमें SO3H जुट जाएगा ऑर्थो या पारा पोजीशन से, और इसका जहाँ तक कि है ये सब तुमको SO3H क्या बन जाएगा, ये तुमको इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जो कि ऑर्थो पारा पर से इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, OH SO3H, ये तुमको हो गया। अब तुमको जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन है एक तुमको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, डी नंबर में दे सकते हैं हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें भी दो पार्ट हैं, जैसे कि एक एल्किल हैलाइड से कराना और एनहाइड्रस AlCl3 रहता है, जैसे यहाँ पर है Cl है और प्लस CH3Cl डाल दीजिए एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये तुमको CH3 प्लस बन जाएगा। तो CH3 प्लस इलेक्ट्रॉन, AlCl3 जो है तुमको इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, लुईस एसिड है ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये Cl का जो इलेक्ट्रॉन है इसको ले लेगा तो CH3 प्लस बन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा जो कि ऑर्थो पारा से क्या कर देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। और क्लोरीन जाहिर है कि तुमको क्लोरीन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो या पारा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। तो जो एल्किल ग्रुप है ये ऑर्थो या पारा पोजीशन पर आ जाएगा। और अगर तुमको जैसे कि तुमको अगर जैसे CH3CH2Cl होता है तो 2 डिग्री पर मतलब कि बनने का संभावना, अगर जहां प्रोपिल क्लोराइड है अगर CH3CH2 तो आइसोप्रोपिल ग्रुप यहां पे आ जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये तुमको जैसे दूसरा है, तुमको अगर एसाइलेशन कहें, इसको एल्काइलेशन कहते हैं, ये तुमको था एल्काइलेशन रिएक्शन, ये है तुमको एसाइलेशन, ACYLATION एसाइलेशन। तो ये बेंजीन में ये तुमको Cl जुटा हुआ है, तो इसमें RCOCl जोड़िए और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये बेंजीन में क्या आ जाएगा तुमको COR आ जाएगा, ये Cl तो रहेगा ही और ये C डबल बॉन्ड OR ऐसा जुट जाएगा, ये तुमको बेंजीन में यहाँ से हट जाएगा, ये COR हो जाएगा। तो ये एसाइलेशन कहेंगे, एसाइल ग्रुप जुट गया इसलिए एसाइलेशन कहलाएगा। तो ये तुमको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गए। तो ये तुमको हो गया सब्स्टिट्यूशन में, तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था जो कि बेंजीन के रिएक्शन है, जो कि क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। इसके मैकेनिज्म वगैरह तुम देखने के लिए तुमको क्लास 11 का लेक्चर है, उसको तुम देख सकते हो। राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर जो भी तुम्हारा है उस ऐप पर जाकर के तुम इसके जो रिएक्शंस है 11 के जितने भी हैं तुमको सारे वीडियो अपलोडेड हैं, जिसको तुम देख सकते हो, उसमें सीख सकते हो। और जहाँ भी पर्सनल हेल्प की ज़रूरत है उसके लिए भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तुमको जहाँ भी तुमको दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में तुमको बहुत परेशानी हो पढ़ने में, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो उसके लिए भी ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क किया जा सकता है। और अब देखते हैं हम लोग एरिल हैलाइड का रिएक्शन विथ मेटल। एरिल हैलाइड रिएक्शन विथ मेटल के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। एरिल हैलाइड जैसे कि एल्कीन हैलाइड है, उसी तरह से ये Mg के साथ यह भी क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड बनाएगा। यह दूसरा Na के साथ, ये तुमको जब Na के साथ देंगे तो इसको हम लोग कहते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन। एक अगर बनाएगा ये, तो ये एल्कीन हैलाइड जैसे कि तुमको था रिएक्शन विद मेटल में आए,
रिएक्शन विथ मेटल में। RX मतलब कि बेंजीन में C6H5 अगर X है कोई भी प्लस Mg दे देंगे तो ये ग्रिग्नार्ड जैसे उसमें बनता था ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो इसमें भी क्या बन जाएगा C6H5 MgX ग्रिग्नार्ड पर रिएक्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये भी बनाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे उसमें बनता था इसमें भी बनेगा। दूसरा है तुमको ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या है तुमको अगर जैसे एल्कील हैलाइड एक ले लें जैसे CH3Cl प्लस बेंजीन में एक मोल दे दीजिए क्लोरोबेंजीन और इसमें दे दीजिए Na प्लस क्या दे दें Na और ड्राई ईथर दे दीजिए Na ड्राई ईथर। तो ये क्या होगा तुमको, ये दोनों जो है तुमको एक एक से हट करके ये तुमको बेंजीन में आ जाएगा CH3, बेंजीन में क्या जुट जाएगा यहाँ पर ये CH3 जुट जाएगा और प्लस 2NaCl यहाँ पर साइड प्रोडक्ट में बेंजीन में CH3 को जुटा हुआ क्या नाम है याद होगा, टोलुइन बन गया, टोलुइन, ये टोलुइन बन जाएगा। तो ये तुमको ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में एक मोल क्या होगा तुमको एल्कील हैलाइड, 1 मोल एल्कील हैलाइड, एल्कील हैलाइड का जैसे एग्जांपल यहाँ पर CH3Cl लिए हैं, एल्कील हैलाइड एंड 1 मोल एरिल हैलाइड का मिक्सचर लेना है, एरिल हैलाइड मिक्सचर लीजिए विथ Na गिव्स तुमको मेथिल या एल्कील बेंजीन, ये एल्कील बेंजीन देगा। तो इसको अगर रिएक्शन लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे अगर इसको लैंग्वेज में, व्हेन 1 इक्वल मोल ऑफ एल्कील हैलाइड एंड एरिल हैलाइड मिक्स्ड विद सोडियम इन ड्राई ईथर इट प्रोड्यूस एल्कील बेंजीन, दैट इज एन एग्जाम्पल। यही होगा तुम्हारा, नोट्स के रूप में इसको लिख सकते हो। तीसरा नंबर लिख सकते हैं इसमें फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में तुमको दोनों जो मोल होंगे दोनों तुमको अगर तुमको जैसे कि हम लोग एल्कील हैलाइड से करते थे तो उसको ऊर्ज रिएक्शन कहते थे, तो ऊर्ज फिटिंग में एक एक मोल दोनों था। ये फिटिंग रिएक्शन में सिर्फ यहां पर होगा हेलो एन, तुमको इसी के 2 मोल हो जाएंगे। और 2Na जैसे कि ऊर्ज रिएक्शन में रहता था एरिल हैलाइड, तो यहां पर क्या होगा तुमको एल्कील हैलाइड होगा, तो यहाँ एरिल हैलाइड, तो ये बाइफिनाइल बन जाएगा। ये दोनों जो तुमको इसके जुट जाएंगे और ये क्या बन जाएगा बाइफिनाइल बन जाएगा। ये डाइफिनाइल या बाइफिनाइल इसको कह सकते हैं। तो ये तुमको ऊर्ज फिटिंग, ये फिटिंग रिएक्शन से बनेगा, ये ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन होगा और ये तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया। तो ये 3 तरह के तुमको रिएजेंट रिएक्शन हो गए तुम्हारा। अब हम लोग देखते हैं ये तुमको जो एरिल हैलाइड के रिएक्शंस थे ये तुम्हारे समाप्त हो गए, एल्कील हैलाइड के तो पहले ही खत्म हो गए। और अब जो है तुमको कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स दिए हुए हैं तुम्हारे चैप्टर के लास्ट में, उसको थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं। उसके कुछ यूजेज और उसके कुछ जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी जो कुछ चर्चा की गई है उसको जल्दी से कर दे रहे हैं। तुम्हारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि उसमें है तुमको मिथिलीन क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड हम लोग कहते हैं CH2Cl2 को, तो मिथिलीन क्लोराइड CH2Cl2 ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड में तुम्हारा पहला दिया हुआ है। दूसरा है क्लोरोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है तुमको कार्बन टेट्राक्लोराइड, तुमको फ्रियोन है दिया हुआ और साथ साथ DDT। ये 5-6 कंपाउंड का तुमको चर्चा किया हुआ है, कुछ कुछ उसके यूजेज के बारे में और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स की चर्चा की गई है बुक्स में। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के नाम से है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, उसमें पहला है तुमको मिथिलीन क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, CH2Cl2। इसका जहाँ तक यूज होता है तुमको पेंट रिमूविंग में, इसको पेंट रिमूविंग में इसका यूज कर सकते हैं, पेंट रिमूविंग। दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल, प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल,
एरोसोल जिसमें कि एयर और क्या होगा, लिक्विड का मिक्सचर होता है, उसको बाहर फेंकने के लिए प्रेशर के साथ, जिसको प्रोपेलेंट कहेंगे, उसके रूप में यूज कर सकते हैं इसको। ये तुमको सॉल्वेंट के रूप में काम आता है तुमको, जिसमें कि मतलब मेडिसिन के लिए सॉल्वेंट फॉर मेडिसिन, सॉल्वेंट फॉर मेडिसिन, मेटल क्लीनिंग के रूप में यूज में आता है। तो ये सब इसके यूजेज हो गए। इसके जहाँ तक कि साइड इफेक्ट्स क्या हैं इससे जो कि तुमको आएगा, ये सब तुमको हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी में तुमको इसका हानि करते हैं। और अगर एयर में इसका प्रेजेंस रहा तो ये तुमको शून्य हियरिंग एंड सीइंग एबिलिटी को, देखने की एबिलिटी को क्या करेगा, ये एबिलिटी इज कंप्रोमाइज्ड, इससे कंप्रोमाइज होगा, ये तुमको आएगा। दूसरा इसके इफेक्ट में रहेगा तो ये बर्निंग सेंस ऑन स्किन, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आइएगा तो ये तुमको त्वचा में जलन उत्पन्न करेगा और मतलब कि लाल टाइप का हो जाएगा। तीसरा कह सकते हैं ये कॉर्निया जो है तुमको अगर डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा तो आई के जो व्हाइट पार्ट है इसको कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया ऑफ आई इज इफेक्टेड, ये तुमको इन सबों से इफेक्ट करेगा। और तुमको जाहिर है कि इसके प्रेजेंस में आने से तुमको क्या होगा, मतलब थकावट रहेगा, तुमको कुछ क्या कहते हैं वॉमिटिंग टाइप का, इस सब टाइप की टेंडेंसी भी इसमें डेवलप होती है। और ये नर्वस सिस्टम को भी क्या कहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंप्रोमाइज्ड, इससे तुमको इसमें भी आता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हो गए, यूजेज तुमको इसका वहां लिख दिए। दूसरा कंपाउंड है तुम्हें, दूसरा है तुमको क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म। ये तुमको है जो कि फैट के लिए सॉल्वेंट फॉर फैट, एल्केलॉइड्स एंड तुमको आयोडीन, इन सबों के लिए क्या काम करता है, सॉल्वेंट का। और तुमको जाहिर है कि ये तुमको मेडिसिन के लिए, फार्मास्यूटिकल में भी, मेडिसिन के भी सॉल्वेंट के रूप में, मेडिसिन सॉल्वेंट, इन सबों में भी इसका यूज होता है। इसका दूसरा जो सबसे प्रमुख यूज है एनेस्थेटिक, जो बेहोश करने के लिए, जबकि सर्जरी वगैरह के पहले इसका जो है यूज करके पेशेंट को क्या कह सकता है, इसको बेहोश किया जा सकता है। तो इसका यूज अब थोड़ा कम किया जा रहा है क्योंकि ये हार्मफुल सब केमिकल होते हैं, ये ओजोन लेयर को भी प्रभावित करता है। और साथ साथ तुमको इसके इफेक्ट में आने से आदमी को भी सर दर्द, तुमको थकावट टाइप का, इन सब टाइप का तुमको आएगा, जिसके कारण से इसमें तुमको तो अब इसको रिप्लेस एनेस्थेटिक के रूप में अब ईथर का प्रयोग ज्यादा करते हैं हम लोग। लेकिन ये पहले ये बहुत ही प्रचलित एनेस्थेटिक था, मतलब कि सर्जरी के पहले जो कि बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म को सुंघाया जाता था। लेकिन क्लोरोफॉर्म को में एक सावधानी रखनी होती है, क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क, क्लोरोफॉर्म मस्ट बी केप्ट इन डार्क बॉटल, डार्क में रखिए और तुमको कलर्ड बोतल, डार्क में रखिए और कलर्ड बोतल में, तो कलर्ड बोतल में क्यों रखना है, क्योंकि इसको लाइट संपर्क में आना चाहिए और साथ साथ ऑक्सीजन के भी संपर्क में आना चाहिए। इन दोनों के प्रेजेंस में इसको तुमको एक फॉस्जीन गैस बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड, ये तुमको फॉस्जीन गैस, ये तुमको पॉइजनस गैस होता है। ये फॉस्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं इसको, फॉस्जीन गैस, ये पॉइजनस होता है, ये तुमको। तो पॉइजनस होगा तो जिसके कारण आदमी का डेथ हो जाएगा। तो इसके कारण ऐसे भी तुमको क्या बताया कि इसका जो ये तुमको जाहिर है कि जबकि ये तुमको बेहोश करने का काम आता है, तो इसका मतलब है कि ये किसको प्रभावित करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसके अलावा तुमको इसके प्रेजेंस में क्या आएगा, तुमको हेडेक, फैटीग, मतलब ये सब तुमको इसके इफेक्ट में आने से ये सब तुमको इसके इफेक्ट्स होते हैं। और इसे तुम्हारा जो यूज हो गया तुम्हारा क्लोरोफॉर्म का। अगला जो तुमको जो दिया हुआ है पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स में, दैट इज आयोडोफॉर्म है। तो आयोडोफॉर्म का यूज जहां तक है,
पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड में आयोडोफॉर्म का यूज हम लोग करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में कर सकते हैं इसका। लेकिन इसका जो है तुमको इसका जो स्मेल होता है काफी खराब होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होने के कारण इसका यूज काफी कम कर दिया गया है। तो इसके बदला में तुमको टिंक्चर ऑफ आयोडीन का हम लोग यूज करते हैं, अभी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर सकते हैं। तो तीसरा केमिकल है तुम्हारा जिसका नाम लिखा जा सकता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म CHI3। CHI3 का क्या होगा तुमको एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी और सॉल्वेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट के रूप में भी इसका यूज हो सकता है। इसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है, अनप्लीजेंट स्मेल इसका होगा। तो ये तुम्हारा हो गया। चौथा है तुमको कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी हार्मफुल केमिकल है, लेकिन ये तुमको जाहिर है कि तुमको ये आता है यूज में आता है तुमको मेटल के क्लीनिंग में, मेटल ग्रीस वगैरह का ग्रीस वगैरह जहां पे हो गया तो उसको ग्रीस रिमूवल में काम आ सकता है तुमको। जहां भी कहीं पे क्लीनिंग मेटल सरफेस इसको मेटल सरफेस को भी क्लीन करने के ये काम आता है। दूसरा ये तुमको आ सकता है तुमको सॉल्वेंट के रूप में, तो काफ़ी रिएक्शन में इसको यूज किया जाता है। सॉल्वेंट फॉर केमिकल रिएक्शन में ये काफ़ी यूज में आता है। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज आता है तुमको, फायर एक्सटिंग्विशर, दैट इज इसको पायरीन के नाम से जानते हैं। CCl4 को फायर एक्सटिंग्विशर में पायरीन के नाम से इसको जाना जाता है। ये तुमको हार्मफुल केमिकल होने का ये जो इसका जो तुमको ये सब यूजेज है इसका कम कर दिया गया है। तो ये तुमको इसके कारण क्या हो सकता है तुमको लीवर का और तुमको किडनी का ये सब कैंसर होने की संभावना होती है, ऐसा कहा जाता है। इसके कारण तुमको बहुत सा क्या कहते हैं इसके इफेक्ट में अगर रहिएगा तो इसमें तुमको क्या आएगा, कोमा होगा, धीरे धीरे इसमें डेथ भी हो सकता है इसके ज़्यादा इफेक्ट में रहने से। तो ये सब हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिसके कारण कि सब का यूज को बहुत हद तक कम भी किया जाता है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया तुम्हारा। अगला तुम्हारा केमिकल है जो उसका कि 5th नंबर तुम्हारा हो गया, तुम्हारा है दैट इज फ्रियोन। कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी यूज हम लोग फ्रियोन बनाने में भी करते हैं। फ्रियोन जो कि तुम्हारा ये रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज में आता है। फ्रियोन बनाने के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का भी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट। ये तुमको इसके लिए ये किससे किससे बनाया जा सकता है इसको, ये तुमको CCl4 से भी बनता है, CHCl3 भी से भी इसको बनाने के काम आता है। ये फ्रियोन जैसे कि 12, ये फ्रियोन 12 तुमको ज़्यादा रेफ्रिजरेंट के रूप में आप यूज में आता है। फ्रियोन ये तुमको फ्रियोन 12 ये तुमको दोनों का तरह से बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसको कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इथेन और मीथेन दोनों के बनते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्लोरीन और क्रांति ये तुमको फ्रियोन हो गया। जैसे ये CF2Cl2 ये मीथेन के हो गए, तो ये तुमको इथेन के भी बनते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के फ्रियोन तुमको डेवलप करते हैं जो कि रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करते हैं। और ये जाहिर है काफ़ी स्टेबल होते हैं, ये जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं और इसलिए ये तुमको जो है स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर कहीं पर अनकम्बाइंड स्टेट में रहेगा, जिस कारण से ये तुमको क्या होगा, ये स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर को प्रभावित करेगा। स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओजोन लेयर को ये डिप्लीट करता है। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए इसको मुख्य केमिकल माना जाता है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा डिप्लीट करता है ओजोन लेयर के, इसलिए इसके यूज को अब कम कर दिया गया है। इसके बदले में रेफ्रिजरेंट के रूप में अब लोग लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको अब काफ़ी कम यूज किया जाता है। तो ये फ्रियोन जैसे फोटोकॉपियर मशीन्स वगैरह से भी निकलता था, तो इन सबों को अब बहुत हद तक इसके बदले में दूसरे केमिकल्स क्या हो गए हैं, आ गए हैं। नहीं तो पहले इसका प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज अमाउंट पर वर्ल्ड में होता था, जिससे कि रेफ्रिजरेंट इन सबों में तुमको काफ़ी प्रचलित था ये। लेकिन अब इसके बदला लिक्विड अमोनिया का यूज ज़्यादा होने लगा है। दूसरा एक तुमको लास्ट जो केमिकल है दैट इज DDT है तुम्हारा, DDT। तो DDT का नाम सुना ही होगा, ये तुमको इंसेक्टिसाइड है,
इंसेक्टिसाइड्स। जाहिर है कि इंसेक्टिसाइड का मतलब ये मच्छर वगैरह को भी मार देता है। इसका छिड़काव घर में किया जाता है, जिससे कि तुमको क्या कर सकते हो, इसको मच्छर वगैरह को मारने के लिए भी काम में आता है। जहाँ डेंगू वगैरह फैला तो उसमें अभी भी इसका प्रयोग किया जाता है डीडीटी का। तो डीडीटी का जो तुम्हारा था, डीडीटी का खोज तो बहुत पहले हो गया था 1870s में, लेकिन इसका ये जो इंसेक्टिसाइड के रूप में जो इसका यूज होता है, इसको जो है डिटेक्ट किया पहली बार पॉल मूलर ने, जो कि 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो उसके बाद इसका प्रयोग विश्व में काफी होने लगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये तुमको जो है आदमी में भी तुमको जो है ये ज्यादा मेटाबोलाइज नहीं हो पाता जनरली। ये तुमको जो आदमी के जो टिश्यूज हैं उसमें ये एडिपोज टिश्यू उसमें ये जमा हुआ रहता है। तो एक तो ये एनिमल को भी क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। ये मछली को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाने लगा। तो इसका केमिकल जो डीडीटी का यूज है ये क्या क्या तो अब जो है बहुत कम हो गया। बहुत से देशों में इसे बैन भी कर दिया गया है, लेकिन अब जो है कंट्रोल्ड यूज में अभी भी तुमको इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए बहुत से कंट्रीज में अभी भी यूज किया जाता है। इसके देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बना लेते हैं हम लोग। तो ये तुमको होता है, ये एक कार्बन पर 3 क्लोरीन हो गया, और एक कार्बन पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, और दो तरफ तुमको बेंजीन दे दो इसमें, और पारा पोजीशन पर Cl दे दो, पारा पोजीशन पर Cl दे दो। तो इसका देखो नाम क्या हो जाएगा, ये तुमको हो गया PP, सो होता पारा पारा डाइक्लोरो, और तुमको डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो इथेन। तो इसको क्या लिखता है नाम, P, डैश पारा पारा पे डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन ग्रुप देख रहे हो पारा पर, और डाइफेनिल 2 फेनिल भी है, और ट्राइक्लोरो 3 क्लोरो ग्रुप भी है, ट्राइक्लोरो इथेन। तो 2 कार्बन, वैसे नाम देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, इसमें एक कार्बन पर 3 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो 2 कार्बन के लिए इथेन। और पहले इसका क्या लिखा गया तुमको, ये पारा PP, ये जो पारा पोजीशन पे क्लोरीन है तो डाइफेनिल। तो क्या नाम होगा इसका, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो और इथेन 2 कार्बन का। तो ये तुम्हारा इसका नाम हो गया। इसका यूज वगैरह इसका समझ ही रहे हो कि इसका कीटनाशक के रूप में इसका यूज इसका काफी किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स के लिए। तो ये तुम्हारा होगा जो केमिकल्स थे। इसी के साथ ये जो चैप्टर है तुम्हारा हेलो एल्केन और हेलियंस, इसके जो जितने जो लेक्चर थे तुम्हारे क्या कहते हैं जो थ्योरीज के, वो कंप्लीट हो गए। तुमको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस नहीं बन रहा हो, एनसीईआरटी बुक से बना रहे हो या किसी और भी जगह से बनाओ, एग्जाम्पलर से भी बना सकते हो, इन सबों का प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पलर बुक्स में राइट ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ भी आकर के तुमको इस सब के जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे वहाँ भी तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तुम प्रैक्टिस कर सकते हो आकर के। और तुम्हें कहीं भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो रहा हो, तो राइट लैब पर उपलब्ध लाइव क्लासेस या तुमको जो पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए जो तुम्हारा नंबर दिया हुआ, जिसको जिस स्टूडेंट को पर्सनल मदद लेना हो पढ़ाई में, तुमको वह भी हमसे संपर्क कर सकता है। और वहाँ पर जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों की तैयारी के लिए भी उसमें जो मटेरियल्स हैं उसका यूज कर सकते हो। बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफ़ी बेहतर है ऐप है। तो ये कंप्लीट ऐप है जिससे कि तुम इंजीनियरिंग, मेडिकल या बोर्ड के प्रिपरेशन कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पेपर के तुम्हारे सारे उपलब्ध हैं। वीडियो लेक्चर हो, उसके प्रॉब्लम हैं, या तुमको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो, और पर्सनल भी तुमको जिसको दिक्कत हो रहा है गाइड के लिए भी तुम संपर्क कर सकते हो, जिससे इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।